चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है, जो कि आपके 80 नंबर का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट के ये रहेंगे। हमने पूरी सीरीज आपके एसएसटी साइंस की और आगामी सभी विषयों की हम आपको डालने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए सभी को, ताकि क्या है आपको जैसे ही हमारी वीडियो डले वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो और आपके दोस्तों की, आपके भाई बहनों की तैयारी भी और अच्छे से हो सके। तो देखिए सबसे पहले खंड अ से शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू, जिनके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं सभी के लिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो इसमें आ जाएगा बहादुरी का। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्न में से किस राज्य में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उड़ीसा में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो जूट का रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन शी होता है। क्या सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। पारंपरिक चीनी किताब किस शैली में बनाई जाती थी? तो वह एकॉर्डियन शैली में। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, तो सौदागरों का था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? तो वो था अफ्रीका। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो 1956 में इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? तो वो है आपकी श्रीलंका। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाओं से। निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार के सरकारों की संख्या अधिक है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार की। भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति और निम्न में से किस राज्य की है? तो वो है केरल की। वहाँ पे 100% साक्षरता दर पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? फसल उद्योगों के लिए। अगला है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? अशिक्षा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू फिनिश होते हैं, 18 क्वेश्चन जो कि एक नंबर के थे। इसके बाद आपके 6 प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वो वाले। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1707। भारत को के पौधों का मूल स्थान माना जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा कपास। आयात व निर्यात के अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है और लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में समय लगता है? तो ज़्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी आपका कहलाता है। कोई भी निवेश इस आशा में किया जाता है कि वह परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करे, तो इसमें आ जाएगा आपका निवेश। यहाँ से आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न आते हैं, जो कि ऐसे आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सभी के लिए एक एक नंबर के रहेंगे। क्या तो कॉर्न लॉ क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जिस कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। कैलीग्राफी क्या है? तो हाथ से सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की कला कैलीग्राफी कहलाती है। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का धर्म सुधारक था। वह कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव व दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए? तो बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कुल 4 संशोधन किए थे। अगला है, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो पहला है इसमें ज्योतिबा फूले और सेकंड है ईवी रामास्वामी पेरियार।
और अगला है पारदर्शी प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। मुद्रा के उपयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर वस्तुओं के विनिमय की सहूलियत पैदा करती है। अगला प्रश्न है आपके 11वां, अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। तो अंग्रेजों के समय भारत में कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित माल का आयातक था। RTI का पूरा नाम लिखिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का पूरा नाम है। अखंड व आ रहा है यहाँ पे, आपको लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं और सभी के लिए आपको 2-2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं। तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद भावनाओं के अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं को जोड़ देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने का बल दिया था। अगला है रेशम मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग में अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग में चीनी रेशम तथा पोल्ट्री भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। वापसी में सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया तक पहुंचाती थी। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। अगला है एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला आप लिख सकते हो इसमें भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, समान हितों पारस्परिक आवश्यकताओं को सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों को निपटान करना और प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें। ये कुछ मुख्य उद्देश्य इसके थे। जूट उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो इसके लिए पहली है जूट वृद्धि काल के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा, जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी आदर्श होती है। और उपयोग इसमें अपन लिख सकते हैं कि जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे व गलीचे आदि बनाने में होता है। अगला प्रश्न है विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी पर टिप्पणी लिखिए। तो विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी शासन की सत्ता के विभाजन जब केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच किया जाता है तो उसे विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता के ऐसे विभाजन को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। दोनों प्रकार की सरकारों को सत्ता का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता, जिसमें सभी नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों को कोई भेदभाव नहीं देता या नहीं करता। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, आकेटन, संग्रहण, मुर्गी पालन आदि गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके संगठित और असंगठित क्षेत्र में को 2 अंतर बताइए। तो पहला इसमें संगठित क्षेत्र में किस श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराना, जबकि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार के संबंध में सुरक्षा रहती है। दूसरा, इसमें संगठित क्षेत्र प्राय सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अगला प्रश्न है 12वां, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। तो विभिन्न देशों के बीच पहला है लोगों का आवागमन, दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, तीसरा है विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश तथा नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी आवागमन ऐसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो इसमें आपको लिखना है कि विश्व बैंक देशों के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का उपयोग करता है, जबकि UNDP के मापदंड के प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक व स्वास्थ्य स्तर को आधार बनाया गया है। इस प्रकार UNDP का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर होता है। इसी के साथ आपका ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं जिनकी लगभग आपको 100 शब्दों में अपना आंसर पूरा करना होता है। तो 20वीं सदी के प्रथम दशक
तथा दशक तक भारत में औद्योगिकरण की व्यवस्था के आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। और अथवा करके क्वेश्चन है कि बुनकर एवं गुमास्तों के बीच टकराव की स्थिति का क्या प्रभाव हुआ। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 15वां, बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। तो बाढ़ से बचाव के आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अथवा करके खाड़िन, जोहड़ और टाँका और भूमिगत टैंक, ये आपके जल संरक्षण की विधियां हैं जिनको आपको समझाना है क्या। तो पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको आ जाएगा, तो इसको करना। अगला प्रश्न 16वां, भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट कीजिए। और अथवा वाला क्वेश्चन है आपके भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बताइए। अगला प्रश्न है 17वां, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। और अथवा है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे और उनका काम मुश्किल होगा क्या। यहाँ से आपका सेक्शन सा यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब कि खंड सा। अब यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि उत्तर सीमा लगभग आपको 250 शब्दों में रखनी होगी। और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। और यहाँ पे आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला है सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बतलाइए। और अगला ये अथवा में दे रखा है खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इससे गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये था आपका 18वां प्रश्न। 19 वाला क्वेश्चन है आपके राजनीतिक दल क्या है। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न किए गए हैं जो उनको समझाना है आपको। और भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियों को कार्यक्रम को लिखिए। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा पेपर में। अगला प्रश्न है आपका लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आपके प्रश्न का उत्तर मानचित्र। तो आपको इंडिया का नक्शा दे दिया जाएगा और कुछ एक ये पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको इसमें फिल करने में नक्शा आपको वहीं मिलेगा। इसी के साथ आपका पेपर फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी की वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।